फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्कटिक की बर्फीली जगहों पर कुछ लोग एक गहरी गुफा में खुदाई कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें बर्फ के अंदर कुछ अजीब सा फंसा हुआ मिलता है, तो वो लोग बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा काटकर उसे निकाल लेते हैं। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर उस बर्फ के टुकड़े को लेकर एक लैब की ओर चला जाता है। वहां मौजूद वैज्ञानिक तुरंत खुदाई करने वाली कंपनी को फैक्स भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज मिली है, इसलिए खुदाई को तुरंत रोक दिया जाए। साथ ही वो एक विशेषज्ञ को बुलाने का अनुरोध भी करते हैं, जो इस बर्फ के टुकड़े के अंदर जो भी है उसका अध्ययन कर सके। कुछ समय बाद वहां एक मानव विज्ञानी डॉक्टर स्टैनली पहुंचते हैं। स्टैनली को आर्कटिक इलाकों का काफी अनुभव होता है, क्योंकि वो कई सालों से एस्किमो लोगों की संस्कृति और इतिहास पर रिसर्च कर रहे होते हैं। डॉक्टर स्टैनली की मुलाकात डॉक्टर डायन और बाकी वैज्ञानिकों से कराई जाती है, जो मानते हैं कि उन्हें शायद कोई प्रागैतिहासिक जानवर मिला है। वो बताते हैं कि साल 1898 में रूसियों ने एक मैमथ खोजा था, जिसके कुछ सेल्स अब भी जिंदा थे, इसलिए उन्हें इस खोज से भी बहुत उम्मीदें हैं। इसके बाद टीम एक लेजर मशीन की मदद से बड़े ही सावधानी से बर्फ के ब्लॉक को परत दर परत काटना शुरू करती है, ताकि अंदर मौजूद जीव को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। लेकिन जब बर्फ की परत हटती है तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि अंदर कोई जानवर नहीं बल्कि एक इंसान है। वो एक निएंडरथाल प्राचीन मानव होता है। स्टैनली उसके शरीर और हाव भाव का अध्ययन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि यह एक शिकारी था जो लगभग 20 से 40 हजार साल पहले जिया करता था। स्टैनली उसे और करीब से जांचना चाहते हैं, लेकिन डायन बताती हैं कि उनका मकसद इस गुफा मानव को टुकड़ों में काटकर दुनिया की अलग अलग शोध प्रयोगशालाओं में भेजना है, ताकि हर हिस्सा अलग अलग तरीके से अध्ययन किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वैज्ञानिक उस गुफा मानव को बर्फ से निकालकर उसका शरीर धीरे धीरे पिघलाने लगते हैं। वो उसके पुराने कपड़े और औजार उतार देते हैं, ताकि उसके शरीर से ऊतक टिश्यू के नमूने लिए जा सकें। इसके साथ ही वे उसे बाईपास देते हैं और उसके दिमाग पर तार लगाकर उसकी दिमागी गतिविधियों की निगरानी शुरू करते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि उस निएंडरथल के कोशिकाएं और अंग पूरी तरह से सही हालत में हैं। डायन का मानना है कि प्राचीन इंसानों के शरीर में क्रायोप्रोटेक्टेंस नाम के विशेष तत्व मौजूद होते थे, जो बर्फ में जमने पर भी उनके शरीर को टूटने या खराब होने से बचाते थे। जांच जारी रहती है, तभी वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उस निएंडरथल के दिमाग में हल्की सी गतिविधि दिखाई देती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वे तुरंत उसे जिंदा करने की कोशिश शुरू करते हैं, उसके गले में ट्यूब डालते हैं और डिफिब्रिलेटर से कई बार झटके देते हैं। आखिरकार कुछ पल बाद उसके दिल की धड़कन तेजी से चलने लगती है। जब उसकी हालत स्थिर हो जाती है तो वे ट्यूब निकाल देते हैं, और तभी वह प्राचीन इंसान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। जैसे ही वो निएंडरथल जागता है, अपने आसपास के माहौल, अजीब आवाजों और मास्क पहने चेहरों को देखकर वो घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है और क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर स्टैनली अपना मास्क उतारते हैं, और जब गुफा मानव एक इंसानी चेहरा देखता है तो थोड़ा शांत हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वैज्ञानिक उसे एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो दोबारा बेहोश हो जाता है। इसके बाद पूरी टीम बैठकर उस गुफा मानव के भविष्य पर चर्चा करती है। सबको लगता है कि उनकी ये खोज इतनी बड़ी है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार तक मिल सकता है। आर्कटिक टीम पहले से ही एक ऐसे क्रायोप्रोटेक्टेंट पर काम कर रही थी, जिससे कैंसर मरीजों को फ्रीज कर दिया जाए और जब इलाज मिल जाए तो उन्हें दोबारा जिंदा किया जा सके। लेकिन अब जब उनके पास एक असली निएंडरथल है, तो उन्हें लगता है कि वे इंसानों को हमेशा के लिए जीवित रखने का तरीका खोज सकते हैं, यानी अमरता हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर स्टैनली इस विचार से असहमत होते हैं। वो कहते हैं कि इंसानों को कभी अमर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया पहले ही बहुत ज्यादा आबादी से जूझ रही है। मगर उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता। सभी वैज्ञानिक तय करते हैं कि फिलहाल इस खोज को मीडिया से छिपा कर रखा जाएगा, ताकि निएंडरथल किसी सेलिब्रिटी में न बदल जाए। तब स्टैनली सुझाव देते हैं कि इस गुफा मानव का अध्ययन उसके स्वाभाविक माहौल में किया जाना चाहिए, ताकि उसके व्यवहार से प्राचीन मानव सभ्यता के बारे में और सीखा जा सके। काफी मनाने और समझाने के बाद टीम उन्हें 2 हफ्तों का समय दे देती है, ताकि वो अपनी रिसर्च खुद कर सके। जल्द ही एक खास जंगल जैसा माहौल तैयार किया जाता है और उस गुफा मानव को उसके अंदर रखा जाता है। जब वो जागता है तो उसे यह जगह किसी हद तक जानी पहचानी लगती है। वह अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक काम करने लगता है। प्यास बुझाने के लिए जामुनों का रस पीता है, पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुरा लेता है और शाम को पत्थरों को रगड़कर आग जलाता है ताकि खाना पका सके। सुबह वह झरने के नीचे नहाकर खुद को साफ करता है, फिर लकड़ी और पत्थर से एक भाला बनाता है और शिकार पर निकल पड़ता है। शिकार के दौरान वो कुछ आवाजें निकालता है, जिससे पास में मौजूद एक जंगली सुअर का ध्यान उसकी ओर जाता है। सुअर गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन निएंडरथल तेजी से एक तरफ हट जाता है। सुअर फिसलकर 2 पत्थरों के बीच फंस जाता है और तभी गुफा मानव मौका देखकर उसे मार गिराता है। कुछ समय बाद जब निएंडरथल नदी में मछलियां पकड़ रहा होता है, तो उसे गलती से पानी में एक नली होज मिल जाती है,
जिज्ञासा में वह उसका सिरा तोड़ देता है और अंदर मौजूद धातु देखकर हैरान रह जाता है। वो उसे सूंघता है, चखता है और फिर धीरे धीरे उस नली को खींचते हुए उसके स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करता है। नली का पीछा करते करते वह जमीन के अंदर से एक धातु का दरवाजा ढूंढ निकालता है। वो उसे जोर जोर से हिलाता है और आखिरकार किसी तरह खोलने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर लैब के सारे वैज्ञानिक घबरा जाते हैं और तुरंत दूसरी सुरक्षा वाली दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि वो अंदर ना सके। जैसे ही ये सब होता है, अंदर मौजूद प्रयोगशाला के जीव तेज दहाड़े मारने लगते हैं। वैज्ञानिक भी डराने के लिए मशीनों से अलग अलग आवाजें निकालते हैं ताकि वो पीछे हट जाएं। लेकिन नियंत्रथल गुस्से में आ जाता है। वो झरने के ऊपर चढ़ जाता है और उस मशीन तक पहुंचता है जो झरने को चलाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है। दीवार पर मुक्के मारता है, चिल्लाता है और बेकाबू हो जाता है। आखिरकार एक वैज्ञानिक विवेरियम के अंदर घुसता है और उसके कंधे पर एक बेहोशी वाला तीर मार देता है, जिससे वह धीरे धीरे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। फिर वे उसे एक स्ट्रेचर पर रखकर ऑपरेशन रूम ले जाते हैं, जहां वे उसकी कई तरह की सैंपलिंग करेंगे, जैसे कि उन्होंने शुरू में प्लान किया था। स्टेनली घबरा जाता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसके 2 हफ्तों का समय अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन डायन कहती है कि उसे जैसी परिस्थितियां हैं वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। शाम को स्टेनली डायन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें अलग अलग जनजातियां आग पर कदम रखकर नृत्य कर रही होती हैं। लेकिन डायन कहती हैं कि यह सिर्फ नर्व ब्लॉक की वजह से है। स्टेनली बताता है कि इससे केवल दर्द नहीं महसूस होना समझ आता है, लेकिन त्वचा पर छाले न बनने का कारण यह नहीं समझाया जाता। फिर वह वीडियो को आगे बढ़ाकर उस सीन तक पहुंचता है जहां एक आदिवासी अपने दोस्त के चेहरे में सुइयां डाल रहा होता है। चूंकि वहां कोई खून नहीं निकलता, स्टेनली सोचता है कि वे किसी ऐसे रसायन का उत्पादन कर रहे हैं जो उनके ऊतकों की रक्षा करता है। स्टेनली यह सिद्धांत देता है कि शायद यह गुफा मानव भी अपने शरीर में किसी तरह का रासायनिक पदार्थ बनाता है जो उसे सुरक्षित रखता है। वह डायन को किसी तरह मना लेता है कि उसे इस पर थोड़ा और अध्ययन करने दिया जाए। जब नियंत्रथल को दोबारा विवेरियम में रखा जाता है तो स्टेनली भी उसके अंदर चला जाता है, बिना किसी हथियार या चीज के, ताकि गुफा मानव डर न जाए। गुफा मानव सतर्क नजरों से इधर उधर दौड़ने लगता है, गुर्राता है और चिल्लाता है ताकि अपने बचाव के लिए जगह ढूंढ सके। स्टेनली डर तो जाता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है। कुछ पलों की झिझक के बाद गुफा मानव स्टेनली पर छलांग लगाता है और उसे पत्थर से मारने की तैयारी करता है। तभी ऊपर से एक वैज्ञानिक की तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे गुफा मानव का ध्यान बंट जाता है। स्टेनली के न रिएक्ट करने पर नियंत्रथल धीरे धीरे पत्थर नीचे गिरा देता है। फिर गुफा मानव स्टेनली को करीब से देखने लगता है और नोटिस करता है कि उसका शरीर अपने शरीर से कितना अलग है। वह अपनी अंगुलियों को स्टेनली के मुंह में डालता है, उसके कपड़े खींचता है और उसकी जांघ दबाकर यह पक्का करता है कि कोई हिस्सा गायब नहीं है। स्टेनली दर्द से चिल्लाता है और गुफा मानव पीछे हट जाता है। फिर खुद का परिचय अरु के नाम से देता है, जिसे स्टेनली बदलकर चार्ली कह देता है। इसके बदले में स्टेनली उसे अपना नाम बोलना सिखाता है और चार्ली को हंसने पर मजबूर करता है। स्टेनली उसके छाती पर मौजूद दाग धब्बों को देखकर पूछता है कि ये क्या है, और चार्ली उन्हें बीता कहता है और ऊपर की ओर इशारा करता है। दागों का आकार और इशारा देखकर स्टेनली को लगता है कि यह किसी पक्षी से संबंधित है। चार्ली स्टेनली की क्रॉस वाली हार चुरा लेता है और उसे काटने के बाद कुछ शब्दों को दोहराने लगता है और हाथों से इशारे करने लगता है, लेकिन स्टेनली समझ नहीं पाता कि वह क्या कहना चाहता है। अगले दिन भाषाविद माबेल आती है और स्टेनली उसे गुफा मानव के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक जानकारी चाहिए होगी। इसके बाद स्टेनली चार्ली के साथ समय बिताना शुरू करता है और उसके भाषा में कई शब्द सीखता है, जैसे पत्थर, मेंढक और हड्डी। चार्ली भी अपना खाना उसके साथ बांटता है। इसके बदले में स्टेनली उसे अंग्रेजी के आसान शब्द सिखाता है। माबेल सभी गतिविधियों को कैमरों के जरिए देखती है और चार्ली की विस्तृत शब्दावली से प्रभावित होती है। एक रात जब वे आग के पास बैठे होते हैं, स्टेनली एक गाना गाने लगता है। चार्ली को यह पसंद आता है और वह उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने भोजन की हड्डियों के साथ खेलते हुए चार्ली कुछ आवाजें निकालता है और खुशी खुशी उसके साथ गाने लगता है। कुछ समय बाद वैज्ञानिक चार्ली को फिर से सोने के लिए रखते हैं ताकि और नमूने लिए जा सके और एक नया प्रयोग शुरू किया जा सके। उसे एक विशेष कक्ष में बहुत कम तापमान पर रखा जाता है। उम्मीद है कि इससे क्रायोप्रोटेक्टेंट सक्रिय हो जाए और वैज्ञानिकों के लिए उन्हें निकालना आसान हो। स्टेनली लगातार विरोध करता रहता है, कहता है कि वे चार्ली को मार रहे हैं और वह लैब चूहा बनने के योग्य नहीं है। चार्ली की दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वैज्ञानिकों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे उसे तुरंत बाहर निकाल लेते हैं। बाद में जब चार्ली को वापस विवेरियम में रखा जाता है तो वह गुस्से में चिल्लाने लगता है, खासकर स्टेनली पर। उसे इन सारे प्रयोगों और नए घावों से बहुत तकलीफ होती है। अचानक वह छलांग लगाता है और ऐसा दिखाता है जैसे स्टेनली पर हमला करने वाला हो।
वह भाले को जमीन पर मारता है और फिर उसे अपनी छाती की ओर इंगित करता है। वह इशारों में स्टैनली से कहता है कि उसे खुद को खत्म करने में मदद करे, लेकिन स्टैनली ऐसा करने से साफ मना कर देता है। दोनों के बीच थोड़ी झड़प होती है और फिर स्टैनली विवेरियम से बाहर चला जाता है। बाद में अकेले में स्टैनली डायन से मदद मांगता है। उसे लगता है कि लगातार किए जा रहे ये प्रयोग चार्ली को उनसे दूर कर रहे हैं और उनका आपसी रिश्ता टूटता जा रहा है। स्टैनली चाहता है कि डायन उसके साथ विवेरियम में चले, क्योंकि उसे लगता है कि शायद एक औरत की मौजूदगी चार्ली को शांत कर देगी। जब दोनों अंदर जाते हैं तो चार्ली के हाथों पर घाव होते हैं और वो पत्थर के चूर्ण से जमीन पर वही पक्षी बना रहा होता है जो उसके सीने पर निशान के रूप में था। डायन बहुत घबराई हुई होती है और तभी चार्ली अचानक उसकी ओर दौड़ता है, उसे पास से देखने के लिए। वह उसे सूंघता है और फिर अपने हिस्से का खाना उसके साथ बांट देता है। डायन उसे मना नहीं करती और खाने की कोशिश करती है, भले ही वो कीड़ों से बना होता है, ताकि चार्ली को बुरा न लगे। इसके बाद चार्ली उसे बार बार छूने लगता है, शुरू में तो बहुत दोस्ताना तरीके से, लेकिन जल्द ही वह उसकी कमर की ओर देखने की कोशिश करता है। यह देखकर स्टैनली तुरंत उसे रोकता है। दोनों के बीच बहस होती है और गुस्से में स्टैनली को मेरा कहने वाला नियंदरथल शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि चार्ली पीछे हट जाए। फिर चार्ली अपनी गुफा से कुछ चीजें लाकर डायन के बदले में देने की कोशिश करता है, लेकिन स्टैनली उसे मना कर देता है। डायन की ओर देखते हुए चार्ली उदास हो जाता है और बार बार एक ही शब्द दोहराने लगता है। जब बाद में माबेल इस रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करती है तो उसे लगता है कि उसने चार्ली का औरत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द खोज लिया है, लेकिन उसके शब्दों में कुछ और भी छिपा है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाती। स्टैनली और डायन चार्ली से उसके बोले गए शब्दों का मतलब समझाने को कहते हैं। चार्ली जमीन पर कुछ निशान और आकृतियां बनाता है, जिससे पता चलता है कि उसके पास पहले एक पत्नी और बच्चे हुआ करते थे। वो बार बार वही शब्द दोहराने लगता है और इधर उधर भागता है। डायन को एहसास होता है कि वो अपने परिवार के बारे में पूछ रहा है। शायद वो जानना चाहता है कि उसका परिवार कहाँ है, लेकिन तभी माहौल बदल जाता है जब लैब के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। क्योंकि छत कांच की बनी होती है, चार्ली उसे देख लेता है और घबरा जाता है। वो चट्टानों पर चढ़ने लगता है और बार बार बीटा चिल्लाने लगता है, जो उसका पक्षी के लिए शब्द है। वैज्ञानिक तुरंत हेलीकॉप्टर को हटाने का आदेश देते हैं, लेकिन चार्ली शांत नहीं होता। वो ऊपर तक चढ़ जाता है और लगातार बीटा चिल्लाता रहता है। कुछ समय बाद स्टैनली एस्किमो जनजाति के पास जाता है और चार्ली के बोले शब्दों को वहां बताता है। जनजाति के लोग उन शब्दों को पहचान लेते हैं। ये सुनकर स्टैनली तुरंत लैब की ओर भागता है ताकि अपनी खोज डायन के साथ साझा कर सके। बीटा दरअसल सेदना को दर्शाता है, जो एक दैवीय पक्षी की कथा है। कहा जाता है कि सेदना भगवान का दूत है, जो लोगों को उनके कर्मों के आधार पर या तो स्वर्ग ले जाता है या नरक में गिरा देता है। स्टैनली यह सिद्धांत देता है कि चार्ली की जनजाति तब नष्ट हो गई जब पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव बदल गया था, जिससे उस इलाके के सारे जानवर मर गए। चार्ली ने शायद इसे भगवान की सजा माना और ड्रीम वॉक पर निकल पड़ा, यानी एक आध्यात्मिक यात्रा जिसमें वह उस पक्षी को ढूंढने गया ताकि जानवरों की वापसी के बदले खुद को बलिदान कर सके। अब चार्ली को लगता है कि ऊपर उड़ता हेलीकॉप्टर ही सेदना है, इसलिए उसे किसी भी तरह शांत नहीं किया जा सकता। 34 घंटे बाद चार्ली अपने सारे कपड़े, औजार और वे छोटी छोटी चीजें पहन लेता है जो स्टैनली ने पिछले कुछ दिनों में उसे दी थी। वो कुछ जामुनों को कुचलकर अपने शरीर पर रंग लगाता है, जैसे किसी रस्म की तैयारी कर रहा हो। चार्ली अब लगातार मंत्र जाप करता रहता है, मानो अपने भगवान की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। जब भी स्टैनली विवेरियम में आता है, चार्ली छिप जाता है और उसके जाने तक बाहर नहीं निकलता। अब वह किसी से बात भी नहीं करता। एक दोपहर चार्ली सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। स्टैनली को बार बार ये करते हुए देखकर अब उसे पता है कि कौन सा बटन दबाना है। वह धीरे धीरे लैब के अंदर दाखिल होता है, सावधानी से इधर उधर देखता हुआ ताकि कोई वैज्ञानिक उसे देख न ले। जब वह एक खाली गलियारे में पहुंचता है तो उसे एक शीशा दिखाई देता है। वह अपने ही प्रतिबिंब पर गुर्राने लगता है, मानो सामने कोई दूसरा आदमी खड़ा हो जो उसे चुनौती दे रहा हो। गुस्से में आकर चार्ली अपनी भाला उठाता है और जोरदार वार करके शीशा तोड़ देता है। अभी उसे स्पीकर से आती हुई कोई आवाज सुनाई देती है। डर के मारे चार्ली गलियारे में दौड़ पड़ता है, जब तक कि वह उस कमरे तक नहीं पहुंच जाता जहां सारे लैब के जानवर रखे गए हैं। वह पहले एक पक्षी को देखता है, तभी पास में रखे भालू की गरज सुनकर तुरंत वहां से आगे बढ़ जाता है। अगले गलियारे में जाते हुए वह कांच के दरवाजों से टकरा जाता है। वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। चार्ली अंदर चला जाता है। अचानक उसे किसी वाहन की आवाज सुनाई देती है, तो वह डरकर एक पॉपी मशीन के पीछे छिप जाता है, लेकिन गलती से मशीन चालू हो जाती है और उसकी आवाज सुनकर चार्ली फिर से घबरा जाता है और भागने लगता है। एलिवेटर की घंटी बजती है, जिससे वह और डर जाता है और एक लैब में घुस जाता है। वहां वह गलती से एसिड से भरी एक बोतल तोड़ देता है, जिससे उसके हाथ पर हल्का सा जलन होता है। इसी दौरान वैज्ञानिक लाइटें बंद कर देते हैं और अंधेरे में चार्ली पूरी तरह घबरा जाता है। वह फर्नीचर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर कई उपकरण तोड़ देता है।
आवाज सुनकर एक वैज्ञानिक अंदर आता है और जैसे ही वह लाइट चालू करता है, चार्ली चौंक जाता है और बिना सोचे समझे हमला कर देता है। अपने भाले से उस आदमी की जान ले लेता है। इसके बाद चार्ली फिर से पागलों की तरह भागने लगता है, क्योंकि अब अलार्म बज चुका है और पूरे लैब में हड़कंप मच गया है। वह एक रैंडम दरवाजे से अंदर जाता है और खुद को एक लंबे सुरंग में पाता है, जहां जितना आगे बढ़ता है ठंड और बढ़ती जाती है। आखिरकार उसे फायर एग्जिट का रास्ता मिलता है। वह जल्दी से वहां से निकलता है और पहली बार खुले आसमान के नीचे बाहर पहुंच जाता है। बाहर वह हेलीकॉप्टर देखता है और उसे अपना भगवान सेडना समझकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन पायलट उसे रोकने के लिए हेलीकॉप्टर के स्की से टक्कर मार देता है, जिससे चार्ली जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिक वहां पहुंचते हैं और चार्ली को वापस लैब के अंदर ले आते हैं। एक्सरे रिपोर्ट देखने पर उन्हें पता चलता है कि चार्ली की कोई हड्डी नहीं टूटी और न ही सिर पर कोई गहरी चोट है। वैज्ञानिक गुस्से में स्टैनली पर चिल्लाने लगते हैं, उसे अपने साथी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वे ऐलान करते हैं कि अब सारे प्रयोग बंद कर दिए जाएंगे और चार्ली को किसी दूसरी सुविधा में ट्रांसफर किया जाएगा। स्टैनली उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर चार्ली को पिंजरे में रखा गया तो वह मर जाएगा, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर भी स्टैनली हार नहीं मानता। वो गुपचुप तरीके से दरवाजे पर तैनात गार्ड से सौदा करता है और अंदर जाने की इजाजत ले लेता है। कुछ देर बाद स्टैनली फर के कपड़ों का एक गट्ठर लेकर विवेरियम में जाता है। वह चार्ली को ठंड से बचाने के लिए उन्हें पहनाता है और फिर दोनों बाहर टहलने निकल जाते हैं। जब बाकी वैज्ञानिकों को पता चलता है कि दोनों गायब हैं, तो वे बर्फ में पड़े उनके पैरों के निशान देखकर उनका पीछा करने लगते हैं। जैसे जैसे दोनों बर्फ के बीच आगे बढ़ते हैं, अचानक जमीन हिलने लगती है और बर्फ की चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। इसी दौरान जमीन में एक गहरी दरार पड़ जाती है, जो स्टैनली और चार्ली को एक दूसरे से अलग कर देती है। तभी आसमान में हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। चार्ली उसे देखकर बेहद उत्साहित हो जाता है और जोर से बेटा चिल्लाता है, यानी उसका भगवान, उसका पक्षी आ गया। वो उछलकर हेलीकॉप्टर के स्की को पकड़ लेता है और उड़ान के दौरान खुशी खुशी मंत्रों की तरह कुछ गाने लगता है। पायलटों में से एक उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली मुस्कुराते हुए खुद को छोड़ देता है। वो हवा में कुछ देर तक ग्लाइड करता है, जैसे अपने भगवान से मिलने जा रहा हो, और फिर धीरे धीरे नीचे गिरते हुए अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर लेता है। और इसी के साथ चार्ली की मौत के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और दिलचस्प कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।